भारत जिस समय ट्रेड डील कर रहा था, वहां के वाणिज्य मिनिस्टर जो हैं या कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो बोलना शुरू करते हैं कि देखिए कैसा हो रहा है, हमने तो यूरोप के लिए इंडिया पर टैरिफ लगाए थे कि तुम्हारे लिए देखो, यूरोप क्या बोलते हैं, इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, तुमको सस्ता तेल बेच देता है, तुम लोग उसके साथ टैरिफ क्यों नहीं लगाते हो? हम तो टैरिफ लगाए थे, ये जाके ट्रेड डील कर लिए। अरे तुम अकल के बुद्धुओं, तुमको ये समझ में आने वाली बात है कि भारत ने ट्रेड डील की है, तुम्हें असल में यूरोप से हितैषी नहीं होना था, तुम्हें तुम्हारा सिक्का कायम रखना था ताकि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करे। यूरोप का तो तुम केवल नाम ले रहे थे कि हम यूरोप को बचाने के लिए यह सब कर रहे हैं। तुम्हें असल में वेनेजुएला कब जाना था, तुम्हें तेल पर एक सत्र कंट्रोल दुनिया पर रखना था। तुम्हें चाहिए था कि यूरोप तुम्हारे लिए केवल बाजार रहे, और एक ऐसा संगठित बाजार रहे कि वो ना रशिया जाए, ना चाइना जाए, ना इंडिया जाए, वो केवल अमेरिका की तरफ देखें। लेकिन तुम्हारी अति महत्वाकांक्षा ने जब ग्रीनलैंड पर नजर डाली तो यूरोप सतर्क हो गया, और यूरोप का सतर्क होना अब तुम्हें अखर रहा है। यूरोप इसीलिए तुमसे अलग होकर के निकल गया। ये इनके बयान हैं, निकल करके आए थे स्टॉक मॉरिसन के, लेकिन स्कॉट बेसेंट के। इन बयानों से साफ उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। इसी बीच में एक और बयान वायरल होता है अमेरिका के अंदर। ट्रंप की ही पार्टी से एक सीनेटर है जिनका नाम टेड क्रूज है। उनका मतलब बयान आता है कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है अमेरिका में, जिसमें यह पता चलता है कि ट्रंप से यह कहा गया था कि अगर आप इंडियन गुड्स पर इतना टैरिफ लगाएंगे तो आपके यहां सामान बहुत महंगे हो जाएंगे। और अमेरिका में सामान महंगे होने का मतलब है कि वहां पर मिड टर्म इलेक्शन अभी नवंबर 26 में होंगे, जिसके माध्यम से वहां के सांसद यानी सीनेटर्स के चुनाव होते हैं। अगर भारत जैसे देश जो कि सस्ता माल अमेरिका में बेचते हैं, आपने बहुत टैरिफ लगा दिया, तो अमेरिका की महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका की महंगाई बढ़ी तो रिपब्लिकन्स चुनाव में जीत नहीं पाएंगे, और जीत नहीं पाएंगे तो अपोजिशन के यानी कि बाइडेन वाली पार्टी के डेमोक्रेट्स जो हैं वो बड़ी मात्रा में सीनेट में आ जाएंगे, और अगर वो आ गए तो तुम पर आए दिन महाभियोग लगाएंगे, तुम काम नहीं कर पाओगे। तो टेड क्रूज को एक बार भगा दिया था ट्रंप ने अपनी समिति में से कि तुम बकवास कर रहे हो, निकलो यहां से। लेकिन उसी मीटिंग के अंदर का एक बयान वायरल होता है जिसमें पता चलता है कि इसमें असल दिक्कत जेडी वैंस कर रहा है। जेडी वैंस चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ ट्रेड डील हो। ये क्या कहानी है समझ नहीं आ रहा है। पहलगाम के समय पर ट्रेड वो यहीं बैठा हुआ था, हो सकता है कि उसका भारत ने कहना ना माना हो, उसका वो मुंह फुलाया बैठा हो। अब पता नहीं क्या कहानी चल रही है, नाराज हो ही जाते हैं लोग बाग, है ना। तो ऐसे में पता नहीं क्या कहानी है, बट हाँ, इसका एक बयान फिलहाल के लिए निकल रहा है। पर जो भी है, किसी व्यक्ति की निजी नाराजगी से दुनिया के व्यापार अगर प्रभावित होने लगे तो ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी होगी, जियोपॉलिटिकल इमेच्योरिटी होगी। खैर, ट्रंप के साथ भारत के ट्रेड डील होंगे या नहीं, लेकिन इस बीच में हमने ये ट्रेड डील तो कर ली है। अमेरिका के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं। तस्वीर परसों की है, अमेरिका का एक कांग्रेशनल डेलीगेशन इंडिया आकर के हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात करके गया है। मुलाकात की तस्वीरें बाहर आती हैं, उम्मीद की जाती है कि ट्रेड डील हो जाएगी। हालांकि अमेरिका से ट्रेड डील ना होने का भारत को नुकसान जरूर हो रहा है। भारत के एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं। 56,000 करोड़ का अक्टूबर में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रह गया है, और माना जा रहा है कि भारत को अमेरिका से एक्सपोर्ट कम होने पर, क्योंकि ट्रेड डील में टैरिफ का बड़ा योगदान है, 50% टैरिफ लगा है, तो ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट बाधित हो रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि यूरोपियन यूनियन से हुई ट्रेड डील अमेरिका को कंपनसेट कर पाएगी, लेकिन भारतीय निर्यातकों को नया बाजार तलाशने में समय तो लगेगा। तो 2026 थोड़ा तंग रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जब तक ट्रेड डील नहीं होती है तब तक भारत को यूरोपियन यूनियन के बाजार बनाने में समय लगे। ये ट्रेड डील की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर दोनों देशों के बीच में वो तस्वीरों को दिखाया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन के आपका ये ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि दुनिया की 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ने अपने साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप भी कर ली है। यानी आने वाले समय में भारत को डिफेंस के सेक्टर में भी यूरोपियन यूनियन से बड़ी मदद मिलेगी। बड़ी मदद में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो इस बात की कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अब यूरोपियन निवेश हमें मिलने लगेगा। यूरोप की बहुत सी कंपनियां भारत में मेक इन इंडिया के तहत अपने डिफेंस इक्विपमेंट तो बनाएंगी ही, भारत में बेचेंगी भी, साथ में भारत से दुनिया के अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकेंगी। चाइना प्लस वन की नीति फॉलो करते हुए, चाइना के स्थान पर भारत को विकल्प के रूप में देखते हुए यूरोप ने एक बड़ी डील साइन की है, जिसे इन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ी डील करार देते हुए कहा कि यह आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी सबको ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे लेकर चलेगी। इसीलिए इस डील पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। यह ऐसे समय पर ट्रेड डील सुर्खी बनी है जब अमेरिका ट्रेड के नाम पर ही भारत के साथ आए दिन किसी ना किसी तरह की नेगोशिएशन में जुड़ा हुआ है।
चूंकि ये दुनिया की 25% जीडीपी का जिक्र रखती है, यानी एक चौथाई जीडीपी अगर इन दो देशों के व्यापार से होती है तो वो एक बड़ी खबर बननी लाजमी है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में आकर घोषणा की और कहा कि हम दुनिया के 1/3 ग्लोबल ट्रेड को इस डील की वजह से अब आंसर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी बात में इस बात को बहुत महत्व दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज भारत और यूरोप के बीच में विश्वास को बहुत बढ़ाएंगे, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। ग्लोबल जीडीपी में भारत डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसे साथ साथ दिखाता जाएगा। भारत ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी अवसरों की भूमि है। यह बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसे समझिएगा। इसी पर असल मायने में अमेरिका को मिर्च लगी है। बात यह है कि यूरोपियन यूनियन भारत से बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है और यह फैक्ट आप लोगों को जानना चाहिए। यूरोपियन यूनियन को भारत तेल बेचता है, जबकि भारत खुद तेल का इंपोर्टर है। हमारी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 85% हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने वाला देश यूरोप को तेल बेचता है। यह कैसे संभव है? तो ध्यान से, शब्दों का फेर है। शब्दों का फेर यह है कि भारत क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, यानी कि हम कच्चा तेल मंगाते हैं, उसे अपने यहां पर परिशोधन करते हैं, रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद बने पेट्रोल, डीजल, टर्बोफ्यूल, इनको एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया में मैक्सिमम ऑयल शोधन का, यानी कि रिफाइन करने का, भारत कीर्तिमान जल्दी ही स्थापित कर लेगा। हम अपने यहां पर तेजी से रिफाइनरीज का जाल बिछाते जा रहे हैं और इनके लिए हमने $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग की हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र भारत बन जाएगा, जो 300 मैट्रिक टन तेल शुद्ध करने लगेगा। इस बात के मायने क्या हैं, समझिएगा। भारत अगर दुनिया के किसी भी देश से क्रूड खरीद रहा है तो वो यूरोप को तेल बेच पाएगा। आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि सर, यूरोप को तेल खरीदने के लिए क्या खुद के यहां रिफाइनरी लगाना चुनौतीपूर्ण लगता है? नंबर एक। नंबर दूसरा, क्या यूरोप को तेल अगर शुद्ध खरीदना ही है तो वो कहीं से भी खरीद सकता है, भारत से ही क्यों? इसके पीछे के तर्क जान लीजिए। देखिए, पिछले 3-4 सालों में जब से रशिया यूक्रेन युद्ध चला है, भारत को क्रूड ऑयल बहुत सस्ता मिला है। भारत को तो सस्ता क्रूड ऑयल मिला क्योंकि रशिया के साथ भारत की तेल डील जो थी वो बहुत ही सशक्त थी। उस सस्ते तेल को हमने रिफाइन करके यूरोप को बेचा। यूरोप खुद क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि इनको रशिया को पाबंदी लगानी थी, सैंक्शन लगाना था। इसी के चलते यूरोप ने कई बार भारत को यह कहते हुए भी पहले, मतलब पास्ट में जब अमेरिका के वो मित्र हुआ करते थे, तब ये कहा है कि भारत वॉर को फाइनेंस कर रहा है, फ्यूल कर रहा है। अगर भारत रूस से तेल ना खरीदे तो शायद भारत पैसा रूस के पास नहीं पहुंचेगा, और रूस के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन चूंकि अमेरिका के कहने पर यूरोप ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए कि हम तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे, और कहीं और से खरीदते हैं तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं उनको फील हुई। हालांकि अमेरिका ने बहुत बार यह टोका है यूरोप को कि तुम इनडायरेक्टली खुद ही पर हमला फाइनेंस कर रहे हो। भारत से तेल खरीदते हो, पैसा रूस तक पहुंचता है और वो रूस तुम पर गोले गिराता है। खैर, जो भी है, यूरोपियन यूनियन इस बात को अच्छे से समझती है। वो ये समझती है कि तमाम बयानबाजियों के बीच में वास्तविकता कहीं अलग है। वास्तविकता क्यों? क्योंकि अमेरिका तो खुद इनका दुख दर्द का साया बनकर साथ आया था, लेकिन उसने नाटो के नाम पर इन्हें धमका दिया, ग्रीनलैंड छीनने की धमकी दे दी, टैरिफ से इन्हें लाद दिया। तो भले भैया, तुमसे तो मित्रता की जगह दुश्मनी अच्छी, हम दुश्मनों से सचेत रह लेंगे। अक्सर एक पंक्ति कही जाती है कि हे ईश्वर, मुझे मित्रों से बचने की शक्ति देना, दुश्मनों को मैं पहचानता हूं। यह बात संभवतया यूरोप ने अमेरिका के लिए सोची होगी, क्योंकि अमेरिका ने उसके साथ वही किया क्योंकि वो उसका बहुत प्रिय था और उसने शोषण किया। विश्वास का अत्यधिक घात हुआ। खैर, फिलहाल के लिए भारत को यूरोप ने पेट्रोलियम गुड्स के लिए भी अगर चुना है, तो बड़ा सवाल है कि क्या भारत रूस से अभी भी तेल खरीदना जारी रखेगा? जवाब कहीं यही छिपा है। भारत रूस से भले ही तेल ना खरीदे, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तेल खरीदता रहा है। फिर चाहे वो वेनेजुएला से खरीदे, चाहे सऊदी से खरीदे, भारत अगर कहीं से भी तेल खरीद के शुद्ध करके बेच पाता है तो इसमें बुराई नहीं है। फिर एक सवाल, क्या यूरोपियन यूनियन के पास रिफाइनरी नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। 27 देश बल्क में एक देश में तो रिफाइनरी चाहेंगे ही। छोटू मोटू टाइप के देश होते हैं, कंबाइंड करके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 27 देशों के लिए एक जगह भारत जैसा देश, क्योंकि भारत में लेबर सस्ता है, हमारे यहां प्रोडक्शन जो रिफाइनरी का है, रिफाइनरी का जो प्रोड्यूस है
वो बहुत बड़ी मात्रा में है। भारत अगर क्रूड ऑयल के अंदर अगर भारी क्रूड ऑयल की बात करें जो वेनेजुएला में निकलता है, उसको रिफाइन करने की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो रिफाइनरी जामनगर है रिलायंस की, उसे रखता है। तो कुल मिलाकर के भारत के पास रिफाइन के बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। फिर एक बड़ा सवाल बनता है, क्या ऐसा किसी और देश के साथ भी हुआ है? हमारे साथ हुआ है। भारत इतिहास में ऐसा करता रहा है। भारत के उड़ीसा से निकला हुआ, झारखंड से निकला हुआ लोहो अयस्क आयरन ओर हमारे यहां से निकलता था। हम उसे जापान एक्सपोर्ट करते थे, जापान उसे स्टील में बदलता था, स्टील में बदलकर शुद्ध स्टील हमें बेचता था। इंटरेस्टिंग है, कच्चा माल हम बेच रहे हैं, वहां से स्टील मतलब आयरन और स्टील में कन्वर्ट होकर हमें ही बिकने आ रहा है और हम उसके पैसे भी दे रहे थे। ठीक है, तो रिफाइन होना यह अपने आप में बहुत बड़ा मामला है ना। तो ऐसे में अगर आज हम कहीं और से खरीद के यूरोप को बेचते हैं तो यह बड़ा मामला रहेगा, और भारत चाहता है कि यूरोप को वो आने समय में तेल बेचता रहे, और इसके लिए वो यूरोपियन यूनियन के साथ इस ट्रेड डील को आगे बढ़ाने की तैयारी में बैठा है। ठीक है, भारत ने अपनी तरफ से सारे अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा कर ही दिए। हमने भी आपको इस ट्रेड डील के होने से, अब इस बात के अंदर आप लोग हमें चाहें तो क्रेडिट कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमारी जो खबरों पर हमेशा एनालिसिस रहती है वो इस बात पर रहती है कि कुछ होने वाला है। हमने 20 जनवरी को आपको पहले ही कह दिया था कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील होने जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से कोई मतलब जादू मंत्र है जो हम देख के पता लगा लेते हैं। ये एनालिसिस है कि कहीं चर्चाएं चल रही हैं, इस तरह के अपडेट्स चल रहे हैं, यूरोप में चर्चाएं चल रही हैं, हमारे वाणिज्य विभाग में चर्चाएं चल रही हैं, वो हम आपको पहले ही अपडेट कर देते हैं। अपडेट से फायदा क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि इस डील में कौन से सेक्टर को लाभ होगा, कौन से सेक्टर को चुनौती मिलेगी। तो भारत के अंदर जो सेक्टर लाभ पाएंगे उसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी बोला। प्रधानमंत्री ने टेक्सटाइल के सेक्टर को, लेदर सेक्टर को, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, और विशेष रूप से सर्विस सेक्टर में, जैसे हमारे इन्फोसिस जैसी कंपनियां जो आईटी का काम करती हैं, उन्हें इसमें फायदा होगा। लेकिन चुनौतियां भी मिलेंगी, चुनौतियां मिलेंगी ऑटोमोबाइल को। क्यों? क्योंकि अब यहां से आगे यूरोप की जो बड़ी कार निर्माता कंपनी है वो भारत में एक्सपोर्ट कर पाएंगी। कंपटीशन मिलेगा यूरोप की शराब से भारतीय बाजार को, फर्टिलाइजर्स को, बड़ी मशीनरी के लिए जो बड़ी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं। तो एक तरह से भारत के बाजार में एक्सपोर्ट जिन क्षेत्रों में बढ़ेगा और इंपोर्ट जिन क्षेत्रों में आएगा, दोनों का फील्ड आपको पता होना चाहिए। हमने बहुत पहले ही आपको इस बारे में डिटेल एनालॉजी दी हुई थी, कैसे कैसे चीजें प्रभावित होंगी। ये इसका पूरा विकास क्रम है। विकास क्रम के अंदर ये चैनल है बातें बाजार की। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, मार्केट में जो अपडेट चल रहा है उस पर अक्सर हम जानकारी देते रहते हैं। यूट्यूब पर यह चैनल है, आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे में भारत और यूरोप के बीच में 2024 में 8th राउंड तक की नेगोशिएशंस हो चुकी थी, और उन नेगोशिएशंस का परिणाम यह निकला जब ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट कोस्टा और कमिश्नर प्रेसिडेंट वॉन डेन लियोन यहां पर पहुंचे। आप में से कुछ लोग एक सवाल जरूर दिमाग में रख सकते हैं, हालांकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार जिक्र में जरूर ले लें। यूरोपियन यूनियन के 27 देश, क्या उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। लेकिन ये लोग एक ग्रुप के रूप में, ट्रेड यूनियन के रूप में काम करते हैं। हर देश एक दूसरे के साथ बिल्कुल राज्य की तरह रहता है। आपस में सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, ट्रेड के रूप में एक साथ एकजुट होकर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यूरोप एज ए कंट्री अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से इन लोगों ने अपने अपने प्रेसिडेंट और मतलब कमीशन प्रेसिडेंट और काउंसिल प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं। मतलब ऐसे समझिए कि यूरोप उनका एक राज्यसभा और एक विधानसभा टाइप के समझिए। तो एक काउंसिल है, काउंसिल का प्रेसिडेंट, और एक कमीशन का प्रेसिडेंट, दोनों भारत के अंदर आए हुए थे। यूरोपियन यूनियन ब्रसेल्स में बैठता है, बेल्जियम की जो राजधानी, और यहां पर पूरी संसद बनी हुई है इन लोगों की, और उस संसद में हर देश अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। पूरे यूरोप के लिए वहां पर डील ली जाती हैं, आपसी नेगोशिएशंस होते हैं। यानी कि अगर कोई पूछे कि ग्लोबलाइजेशन का एक्सट्रीम क्या हो सकता है, तो यूरोपियन यूनियन है। ये लोग एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से रहते हैं। इसी को देखते हुए सार्क बना था, इसी को देखते हुए नाफ्टा बना था, इसी को देखते हुए आसियान बना था। ये सब इसकी नकल करना चाहते हैं, लेकिन यूरोप ने इसे बखूबी किया है, बाकी सब लोग कहीं ना कहीं अटके हुए रह गए। खैर, अब तस्वीरों का दौर आता है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इनका वेलकम होता है। उर्सुला वॉन डेन 24 जनवरी को भारत आती हैं। भारत में इनका वेलकम होता है, ग्रैंड वेलकम होता है, राष्ट्रपति भवन में इनको ले जाया जाता है। साथ में मतलब भारत के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, भारत के विदेश मंत्री हैं, आपकी उनसे मुलाकात होती है। ईयू की जो एचआरपीवी हैं उनसे भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात होती है। तमाम तस्वीरें, और उन तस्वीरों में इनकी तरफ से यानी कि यूरोप की तरफ से अपने लिए ऑनर ऑफ लाइफ टाइम कह करके कि भाई जीवन भर का हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि हमें इस तरह से चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में बनाया गया। एंटोनियो कोस्टा ने भारत को धन्यवाद दिया और तस्वीरें आई। रिपब्लिक डे की परेड में भारत ने बकायदा इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में रखा और बकायदा
मतलब जो हमारी झांकियां होती हैं, जो हमारी सेना का अदम्य साहस जो कर्तव्य पथ पर कदमताल करते हुए दिखाई देता है, सेना की कलाबाजियों में दिखाई देता है, वो हमने इन्हें अपने साथ एविडेंस किया कि आप आइए और इसे देखिए। भारत के प्रधानमंत्री का इनके मतलब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इनका स्वागत। और इस तस्वीर में एक ध्यान दीजिएगा, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये यूरोप से आए हुए दो सैनिक हैं जो यूरोपियन कमीशन का झंडा लेकर के चल रहे हैं, यूनियन का झंडा लेते हुए चल रहे हैं। इस बात पर अमेरिका के एक पत्रकार ने इस बात को उठाते हुए, मतलब असल में क्या है कि ये समझिए कि पत्रकार तो यूरोप का है, लेकिन अमेरिका के लोग बहुत फॉलो करते हैं इसे, कि यूरोपियन यूनियन का फ्लैग पहली बार मिलिट्री परेड में कहीं और दिखाई दिया। यह अपने आप में एक बड़ी खबर बनकर आती है कि यूरोपियन यूनियन का फ्लैग इंडिया की मिलिट्री परेड में दिखाई देता है। यह एक दूसरे के प्रति विश्वास को दिखाता है, क्योंकि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ डिफेंस पार्टनरशिप जो कर ली है। इसकी तस्वीरें बाहर आती हैं, प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति आवास पर आपकी मुलाकात होती है देश के राष्ट्रपति महामहिम से, और आप यहां पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हैं। फिर अगले दिन यानी 27 जनवरी यानी कि आज सुबह बापू के समाधि स्थल पर जाकर के आप पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आप तस्वीरों में से देखते हैं, और उसके बाद उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पब्लिक में यह अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील के रूप में दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। तस्वीरें बाहर आती हैं कि हम लोगों के बीच में यह डील होने को 26 जनवरी को ही हो चुकी थी। आज इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। टेक्निकली ऐसा हो सकता है कि 26 जनवरी के दिन भारत में ऑलरेडी एक बड़ा इवेंट था, 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड थी, और इस बीच में उस तरह की खबरें आती तो रिपब्लिक डे परेड का जो त्योहार का जो काम है, अक्सर कहते हैं ना नेशनल हॉलीडे वाले दिन अगर बात व्यापार की हो रही है, तो चलिए अगले दिन की तरह से बात निकाल दी। 27 को 27 से मिला करके एकदम प्रबलता के साथ ये सारी बातें लिख दी गई।